नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्या भूमिका है। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उन सभी चुनिंदा सवालों का जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम उन सभी का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो इन सभी के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्रीन फील्ड, ऑप्शन बी ग्रीन पीस, ऑप्शन सी क्लीन एंड, ऑप्शन डी इको फ्रेंड। तो आप इसका उत्तर बताइए। ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय जो है 15/7/2018 को पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1971 के कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। आरंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना मई 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? यह जो क्वेश्चन है ये भी लोअर एग्जाम में ही पूछा गया है 30/9/2019 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कवक। ये कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो और सब जो पानी है, जो मृदा है, जो हवा है, वो सब अजैविक घटक हैं। पर जो कवक होता है वो जैविक घटक होता है। कवक जिंदा होता है, इसलिए कवक में जैविक घटक होता है। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव सभी जीव आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं? यह जो क्वेश्चन है वो गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है पौधे और प्राणी, बी ऑप्शन है जीवी और अजीवी, सी ऑप्शन है पौधे और प्रकाश, डी ऑप्शन है घास पात और सूक्ष्मजीव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी को पता, परितंत्र के जो दो मूल घटक होते हैं वो होते हैं जीवी और अजीवी घटक। परितंत्र जो शब्द है 1935 में एजी टेंसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। टेंसले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक हैं जिससे उनकी रचना होती है वो कौन से हैं? एक घटक होता है जैविक और एक घटक होता है अजैविक, जिससे परितंत्र की रचना होती है। तो आपको समझ में आ गया परितंत्र में कितने घटक होते हैं? एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग की माप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नीसे, ऑप्शन बी पारिस्थितिक पदचिह्न, ऑप्शन सी इकोटोन, ऑप्शन डी बायोम, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ये फॉरेस्ट गार्ड 9/11/2025 वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी जल्दी पूछा गया है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिक पदचिह्न कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितनी संसाधनों और सेवाओं की मांग करता है और उनकी यह मांग पारिस्थितिक तंत्र की जैव क्षमता से कितनी अधिक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार क्या होता है? ये बताइए। घास के मैदान जो होते हैं उनकी पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार क्या है? एक क्षैतिज, एक होता है उल्टा, एक होता है ए और बी दोनों, एक होता है सीधा। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होता है घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड सीधा बनाता है। इसमें सबसे जो नीचे होता है वो होता है अधिक घास, उसके ऊपर अपेक्षाकृत कम संख्या में शाकाहारी जीव, उससे ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो उत्पादक होते हैं, तो घास फूस जो है वो उत्पादक होते हैं। तो जब स्थल पे देखेंगे तो सबसे पहले तो घास फूस आते हैं, फिर घास फूस को चरने वाले आते हैं, छोटे छोटे जीव, टिड्डा हुए, मेढक हुए और सब आते हैं। बकरी को फिर शेर खाता है। इसी तरीके से हम जानते हैं ये जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। जो भी घास फूस होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, बी ऑप्शन है जल उपकर अधिनियम 1977,
सी ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980। डी ऑप्शन है सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। यह जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी 5/2021 को पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम। यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कानून और नियम नीचे उल्लेखित दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 का है। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। जैव विविधता अधिनियम है 2002 का। तो दिए गए विकल्पों में बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 पर्यावरण कानून से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो ये तो सबको पता होगा कि ऑप्शन ए सही है, 5 जून। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन है मार्च 1979, बी जनवरी 1985, सी दिसंबर 1980, डी दिसंबर 1970। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है? संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की जो स्थापना है वो 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 को। ये क्वेश्चन भी 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखें क्या है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन बी कैड इमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन सी सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन डी कैड इमिशन रिडक्शन। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सीईआर जो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इसका सही आंसर होगा सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर का पूर्ण रूप सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती जिसको हिंदी में बोलते हैं। सीडीएम परियोजनाओं द्वारा प्राप्त कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास प्रबंधन सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उत्सर्जन मानक का एक प्रकार है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन कब दिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है अक्टूबर 2002, ऑप्शन बी सितंबर 2002, ऑप्शन सी अगस्त 2002, ऑप्शन डी जुलाई 2002। ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है 2021 में। तो इसका सही जो आंसर है वो है 26 अगस्त 2002। कब है? 26 अगस्त 2002 इसका सही आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। जो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी लाने से संबंधित है। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी तौर पर लागू हुआ। भारत ने 26 अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। तो कब दिया? 26 अगस्त 2002। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अपना समर्थन कब दिया? तो 26 अगस्त 2002 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 1998 में अनुमोदित कौन सा कन्वेंशन कीटनाशकों और खतरनाक रसायनों के वैश्विक व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को प्रोत्साहित करके पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास करता है? तो इसका ऑप्शन ए है पेरिस समझौता, ऑप्शन बी है रॉटरडम कन्वेंशन, ऑप्शन सी है बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन डी है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। तो इसका जो सही आंसर वो होगा रॉटरडम कन्वेंशन। आइए देखते हैं इसका। 1998 में अनुमोदित और पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला कन्वेंशन जो है रॉटरडम कन्वेंशन है। यह खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। यह कन्वेंशन 10 सितंबर 1998 को अपनाया गया था और 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? ये पूछ रहा है कि जो जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था वो किस वैश्विक सम्मेलन में हुआ था। इसका सही आंसर हम देखते हैं तो होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आरआरबी में ही पूछा गया 2025 के सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए जैव विविधता पर कन्वेंशन
CBD जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, का एक प्रमुख परिणाम था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तहत आयोजित हुआ था और 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाई थी और 1987 की ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिसने रियो सम्मेलन को प्रेरित किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास के उद्देश्य से पारित एक घोषित एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? जो घोषित एजेंडा 21 था उसमें 21 का अर्थ क्या है? तो 21 राष्ट्रों के हस्ताक्षर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 21 मामले, ऑप्शन सी 21 शताब्दी, ऑप्शन डी 21 उद्देश्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21वीं शताब्दी। स्पष्टीकरण में देखते हैं। 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 के रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पारित किया गया एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। एजेंडा 21 का अर्थ 21वीं शताब्दी में पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास को बल प्रदान करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। UNEP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था जल्दी, 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्लानिंग, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्लानिंग, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्पष्टीकरण आइए देख लेते हैं इसका भी। यूनेप का जो पूर्ण रूप है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। यूनेप संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। यूनेप की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिमाण स्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। तो यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो यूनेप का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में, केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? ऑप्शन ए इसका है UNCED, ऑप्शन बी इसका है UNCEF, ऑप्शन सी है अनकटेड UNCTAD, ऑप्शन डी जो है यूनेस्को। यह क्वेश्चन भी आरआरबी NTPC 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCD का संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी वर्ष कब दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा को मंजूरी वर्ष 1992 में दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए नैरोबी घोषणा, ऑप्शन बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन डी विश्व सम्मेलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। आइए देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया था और एक धरती के सिद्धांत को सर्वमान्य तरीके से मान्यता प्रदान की गई थी तथा इसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का शुभारंभ हुआ। इसका मुख्यालय बताइए, अभी मैंने आपको बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूनेप, उसका मुख्यालय कहाँ पे था? केन्या में। इसका मुख्यालय कहाँ था? केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे संस्था और उसके मुख्यालय पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन
ए है 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है 1986। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1986। आइए देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन 2020 एनटीपीसी में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एजेंडा 21 डॉट डैश 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 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो जो ये पूछ रहा है एजेंडा 21 किसका एक भाग था, तो ऑप्शन ए है नैरोबी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1982, ऑप्शन बी है WSSD जोहान्सबर्ग 2002, ऑप्शन सी है UNCHS स्टॉकहोम 1972, ऑप्शन डी है रियो शिखर सम्मेलन 1992। इसका जो सही आंसर होगा वो है 1992। आइए स्पष्टीकरण में देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। इस अवसर पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने एवं सतत विकास के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया। इस सम्मेलन को हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेलांचली वन किस प्रकार के परितंत्र से सर्वाधिक संबंधित है? ऑप्शन ए टुंड्रा परितंत्र, ऑप्शन बी घास स्थल परितंत्र, ऑप्शन सी आर्द्रभूमि परितंत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय परितंत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्द्रभूमि परितंत्र। देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। तो वेलांचली जो वन है वो आर्द्रभूमि परितंत्र से सर्वाधिक संबंधित है। वेलांचली वन को आर्द्रभूमि वेटलैंड फॉरेस्ट या तटीय वन भी कहा जाता है, जो तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी चारागाह, ऑप्शन सी टुंड्रा। ये भी जल्द आरआरबी एलएलपी में पूछा हुआ है 2025 का क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टुंड्रा। स्पष्टीकरण आइए देखते हैं। टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में तापमान बहुत कम और कम हिमीभूत मृदा हिमाच्छादित मृदा पाई जाती है। यह क्षेत्र एक वृक्षविहीन बायोम है जो आर्कटिक क्षेत्रों और उच्च ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों पर पाया जाता है। इस पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये पारिस्थितिक तंत्र है जहां पर हिमीभूत मृदा पाई जाती है वो है टुंड्रा वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी उत्पादक। ये भी आरआरबी एलएलपी 2025 का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं अर्थात जो स्वपोषी होते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसको हम बोलते हैं उत्पादक। स्पष्टीकरण आइए देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों को स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि वो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको हम स्वपोषी भी कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो कि भोजन स्वयं नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? मृदा, लवण, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। ये भी पूछा गया आरआरबी एलएलपी 2025 अभी जल्द ही पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके भी पेपर में आ सकता है। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य ही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और फिर इस ऊर्जा को पारिस्थितिक तंत्र में अन्य जीवों में भोजन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? हमने शुरू में बात किया था कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है अर्थात परितंत्र, उसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है जीवी और एक होता है अजीवी। तो इसका ऑप्शन ए है वर्षा, ऑप्शन बी है मृदा, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है घास। तो आप बताइए इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है अर्थात वो जीवी घटक है? तो हम देखते हैं जो उत्पादक होते हैं वो जीवी घटक में आते हैं। तो ये जो घास है ये इसका सही आंसर होगा, ये अजैविक घटकों में नहीं आएगा। ये भी 2024 आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से आशय जीवों के एक समुदाय या समूह से है जो एक विशिष्ट वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों तरह के घटक होते हैं। अजैविक घटक वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, खनिज, जलवायु, धूप, भूमि, पत्थर, वर्षा आदि। जैविक घटक में देखिए पौधे, मानव, घास और बैक्टीरिया आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन बी अपघटक है, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता है कि ऑप्शन डी उत्पादक है। तो मधुमक्खी तो शहद बना रही है, तो ये उत्पादक होगा या उपभोक्ता होगा, पहले तो ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है ऑप्शन ए। ये मधुमक्खी जो है वो एक प्राथमिक उपभोक्ता है। मधुमक्खी शहद बनाती है, तब मधुमक्खी एक प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वह अपना भोजन हरे पौधों के फूलों से प्राप्त करती है। प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। वे शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, हाथी, जिराफ, बकरी आदि। जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों से, पौधों से आदि जगहों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, इसलिए इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक पैटर्न होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए एक दिशी, ऑप्शन बी द्विदिशी, ऑप्शन सी परिपत्र, ऑप्शन डी बहुआयामी। ये भी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो आहार जाल में जो भीतर ऊर्जा का स्थानांतरण का होता है एक पैटर्न, वो एक दिशी होता है। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे होता है, मतलब एक सीधे होता है, एक दिशी होता है। आहार जाल के भीतर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक दिशी पैटर्न होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो है मैन मेड नहीं, जो नेचुरल मेड हो? ऑप्शन ए एक्वेरियम, ऑप्शन बी बगीचा, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी फसल क्षेत्र खेत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वन। जो वन होता है वो मैन मेड नहीं होता, वो नेचुरल, वो प्रकृति ने बनाया है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी जे 2024 में पूछा गया है। देखते हैं उपरोक्त विकल्पों में से वन जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसके विपरीत एक्वेरियम, बगीचा और फसल मानव निर्मित हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा? जो डिकम्पोजर्स होते हैं अगर वो परितंत्र में रहे ही ना, फिर जो कौवा होते हैं या गिद्ध होते हैं, अगर वो परितंत्र में रहे ही ना, तो जो जीव मर जाते हैं, जो मृत पौधे मर जाते हैं, उनका क्या होगा? ऑप्शन ए वे सर्व उपभोक्ता बन जाएंगे, ऑप्शन बी वे जल्द ही मृदा में परिणत हो जाएंगे, ऑप्शन सी वे बने रहेंगे और मृदा का प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी, ऑप्शन डी वे उत्पादक बन जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ये भी आरआरबी जे 2024 में पूछा गया है। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत पौधों और जंतु बने रहेंगे और मृदा का प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी और पौधों को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाएगा। मृत पदार्थ और अपशिष्ट जमा हो जाएंगे, पदार्थों का पुनः चक्रण रुक जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर फिर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है, उसी प्रकार ये सब भी उन्हीं 5 तत्वों में मिलना जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का पुनः चक्र होता है वो रुक जाता है, जिससे पूरा परितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो उपभोक्ताओं का एक वर्ग कौन सा नहीं है? तो उपभोक्ताओं के एक वर्ग में उत्पादक नहीं आते हैं, क्योंकि उत्पादक तो बनाते हैं और उपभोक्ता तो उसको खत्म करते हैं, संसाधनों पे का दोहन करते हैं, तो उत्पादक नहीं आएंगे इसमें। देखिए जाए, ये भी क्वेश्चन 2024 आरआरबी जेईई में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवों को खाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो संसाधनों का दोहन करते हैं। इसके अंतर्गत शाकाहारी, परजीवी, मांसाहारी आदि जीव आते हैं। उत्पादक उपभोक्ताओं की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, जो उत्पादक होते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन तैयार करते हैं, जैसे उदाहरण शैवाल, लाइकेन, हरे पेड़ पौधे, घास आदि, ये सभी चीज इसमें आते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। गलत युग्म का चयन कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर होते हैं, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, छोटे मांसाहारी जो होते हैं वो तृतीय पोषण स्तर पर होते हैं, और डी ऑप्शन जो है जीवाणु जो होते हैं वो चतुर्थ पोषण स्तर पे हैं। इसमें गलत युग्म का चयन करिए। तो बताइए गलत युग्म इसमें कौन सा है? इसका गलत युग्म जो है जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं वो चतुर्थ पोषण स्तर पर नहीं आते हैं। देखिए यह भी आरआरबी एलएलपी 2024 का क्वेश्चन है।
एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक हैं, जिन्हें जैव अपघटक कहा जाता है, ना कि ये चतुर्थ पोषण स्तर पर आते हैं। ये तो डिकम्पोजर हैं, ये तो खत्म करते हैं लास्ट में एकदम। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर के को पोषी स्तर के रूप में जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला के स्तर हैं, खाद्य श्रृंखला के जो स्तर हैं वो दिए गए। देखिए, सपोषी जो होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर पर आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो घास फूस को खा के जो बड़े होते हैं, टिड्डा होते हैं, मेढक होता है, वे द्वितीय पोषण स्तर पर आते हैं। जो बकरी होती हैं, और इन बकरी को आदि को चीजों को खाते कौन है, मांसाहारी जो खाते हैं वो आते हैं तृतीय पोषण स्तर पर। जैसे और लास्ट में जो देखते हैं वो आते हैं उच्च मांसाहारी, जो चतुर्थ पोषण स्तर पर होते हैं। ये सबको खाते हैं। आज की ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में आए थे वो खत्म होते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका ऑप्शन है, इसमें पौधे, घास और पुष्प जैसे केवल जटिल जैविक घटक होते हैं। इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें पौधे, घास और कीड़े, मेढक, पक्षी आदि जैसे जंतु जो जैविक घटकों के रूप में होते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप प्लीज वीडियो देखिए मत, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सारी इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी होंगी वो आपको दिया जाएंगी, जो भी आपके लिए किया जा सकता है वो सब किया जाएगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।